सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की हिंदी का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी चाहते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 400 से ज़्यादा नंबर लाना, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख कर ही जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल है हमारा कि लेखक ने नया सिकंदर किसे और क्यों कहा है। आसान तरीके से आंसर लिखिएगा कि लेखक ने सर विलियम जोन्स की तुलना सिकंदर से करते हुए उसे नया सिकंदर का नाम दे दिया है। यानी इस पाठ के जो लेखक हैं वे सर विलियम जोन्स की तुलना सिकंदर से करते हुए उन्हें नया सिकंदर का नाम दे दिया है। भाव एवं कार्य की दृष्टि से ऐसा कहना कोई भी अनुचित नहीं था, क्योंकि लेखक की दृष्टि में जोन्स का कार्य भी साहसपूर्ण था। यानी लेखक के दृष्टिकोण में जो जॉन्स विलियम का जो भी कार्य था वो काफ़ी ही सराहनीय था। उन पर प्रिय जन्मभूमि और प्रियजनों से अलग होकर भी नए देश के दर्शन के लिए यात्रा पर निकले हुए थे। उसके बाद में लिखेगा कि वे अनेकों सागर को पार करके भारत का दर्शन करने के लिए यात्रा कर रहे थे। सागर की लहरें, सूर्य के सागर में डूबना इत्यादि का दृश्य उसे और उत्साहित कर रहा था। वह अपने सपनों को भी साकार करने के लिए लालायित हो गए थे, यानी काफ़ी ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे थे। अब अगला सवाल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, चैप्टर से लिया गया है और सवाल में पूछा गया है कि नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ था। तो आसानी तरीके से आंसर लिखिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी लड़की के माध्यम से उपस्थित हुआ था। नाखून को काटने के बावजूद भी आखिर ये क्यों बढ़ जाते हैं, ऐसा जो प्रश्न था ना, लेखक के सामने उसकी ही एक लड़की के माध्यम से उपस्थित हुआ था। ऐसा प्रश्न लेखक को सोचने पर मजबूर भी कर दिया था कि सचमुच नाखून बार बार काटने के बावजूद भी इस प्रकार से क्यों बढ़ा करते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। बहादुर चैप्टर से मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहादुर के लेखक के बारे में आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। देखिए, दिन रात लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई, मालकिन का झिड़कना एवं थप्पड़ लगाना, अंततः चोरी के झूठे आरोप के कारण बहादुर ने लेखक का घर एक दिन छोड़ देता है। देखिए, ये जो कहानी है, बहादुर जो कहानी है, यह नेपाल के गांव की एक छोटे से बच्चे की कहानी है। यह अपने सौतेली माँ के साथ रहता था। एक दिन की बात है, बहादुर जब अपने सौतेली माँ की भैंसी को चराने के लिए जाता है, भैंसी उसे इतना परेशान करता है जिसके कारण गुस्से में आकर बहादुर उस भैंसे की खूब पिटाई कर देता है और भैंसी को इतना मारता है कि भैंसे दौड़े दौड़े उसकी माँ के पास चली आती है। माँ को लगता है कि हो सके तो बहादुर भैंसी को खूब मारा है, जिसके कारण गुस्से में आंख लाल पीला करते हुई बहादुर की माँ बहादुर को खूब पिटाई करती है और बहादुर को लेखक के पुत्र भी पिटाई करता है। मालकिन हमेशा झिड़कती रहती थी, बार बार थोड़ी थोड़ी बातों पे थप्पड़ लगा देती थी। अंत में ऐसा होता है कि बहादुर को पर चोरी का इल्ज़ाम लगता है, जो कि एक झूठा आरोप रहता है। इन्हीं सब कठिनाइयों के कारण बहादुर ने लेखक का घर एक ना एक दिन छोड़ देता है। अब अगला सवाल कहता है, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है। आसान तरीके से आंसर लिखिएगा कि कवि अपने आंसुओं को उस सज्जन के आंगन में पहुँचाना चाहता है जहाँ प्रेम की वर्षा होती होगी। प्रेम की वर्षा अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए होती होगी। अब अगला सवाल देखिए, भारत माता कविता से एक लाइन लिया गया है और कहता है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखे। जैसा कि आप सभी को मालूम हुआ, भावार्थ लिखने का एक जो क्वेश्चन है वो 100% आता है, जो 5 नंबर या 4 नंबर में पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया है कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सांचल। इसके बाद वाला लाइन है, गंगा जमुना के आंसू जल, फिर भी प्रतिमा उदासनी, भारत माता ग्रामवासिनी। तो इसका आसानी तरीके से भावार्थ यानी व्याख्या कैसे लिखेगा, तो लिखेगा कि प्रस्तुत निबंध कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता भारत माता से उद्धृत है। या आप ऐसा लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक भारत माता से लिया गया है। इसी लाइन को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के
भारत माता कविता से लिया गया है, जिसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ये कविता की शुरुआती पंक्ति है। गांव में बसने वाली भारत माता आज धूल धूर्षित सस्य श्यामल रहकर उदासीन बन गई है। उनका आंचल मैला हो गया है। गंगा यमुना के निर्मल जल प्रदूषित हो गए हैं। इसके मिट्टी में पहले वाली प्रतिभा और यश नहीं है। वह अपने दीन दशा पर उदासीन और मलिन है। तो काफ़ी आसानी तरीके से आप इस स्टेंजा यानी लाइन का व्याख्या कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, यही है वो सुमित्रा नंदन पंत, जिसको प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा सकते हैं कि भारत माता कविता के निबंधकार कौन है या इसके लेखक कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो इन्हीं को सुमित्रा नंदन पंत को जाना जाता है। अब चलिए अगला सवाल करता है कि सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं। देखिए, अब सेन साहब कासू का अपना ही एक लड़का रहता है, आखिर उसको विद्यालय पढ़ने के बजाय उसको काम काज में क्यों लगाते हैं। तो देखिए, कासू सेन साहब का इकलौता बेटा है। कासू जो था ना, ये सेन साहब का इकलौता बेटा है। वह शरारती और गैर जिम्मेदार है, यानी वो काफ़ी ही ज़्यादा नटखट, काफ़ी ही ज़्यादा शरारती था। अपने भाषा में कहें तो सेन साहब का जो लड़का था ना जी, वो काफ़ी ज़्यादा फालतू था। वो कोई भी जिम्मेवारी को जिम्मेवारी ना समझकर उसे गैर जिम्मेदाराना काम करता था, यानी कोई भी काम की जिम्मेवारी उसे दे दीजिए, उसे बिना जिम्मेवारी को लगता ही नहीं था कि कोई काम ज़रूरत का है। उसकी शिक्षा दीक्षा किसी अच्छे स्कूल में ना होकर कारखानों के बढ़ई मिस्त्री के साथ लोहा पीटने ठोकने इत्यादि से संबंधित कार्य सिखाया जाता है। अब जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति जैसा करेगा वैसे भरेगा। अब उसमें ना ही कोई जिम्मेदारी करने का कोई काम था और काफ़ी ज़्यादा शरारती था। ऐसे में उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छे स्कूल में भाई कैसे होगी। तो अच्छे स्कूल में उसकी पढ़ाई ना कर कासू क्या करते, सेन साहब बढ़ई मिस्त्री के पास लोहा पीटने ठोकने या उसे संबंधित कोई भी काम करने के लिए भेज देते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 करता है कि एक वृक्ष की हत्या कविता विश्व के किस समस्याओं को उजागर करती है। देखिए, प्रस्तुत कविता में बदलते हुए परिवेश में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस तरह प्रकृति का दोहन हो रहा है, उसे लगता है कि सारी दुनिया प्रकृति का स्वतः शिकार हो जाएगी। वृक्षों की अनाधून कटाई, बढ़ती हुई जनसंख्या, समुद्र के जल स्तर का उठना, ये सब विनाश का सूचक है। यानी कवि बताना चाह रहे हैं कि अब ऐसा मनुष्य होते जा रहा है, अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण, सभी पेड़ पौधों को कटने के कारण नदियों के जल जो स्तर है वो धीरे धीरे जल ऊपर उठ रहा है, जो आगे चलकर मनुष्य के जीवन का विनाशक रूप ले सकता है। वृक्ष हमारे मित्र हैं, फिर भी हम इसे निष्ठुरता से काटते जा रहे हैं। आज मानव के पास आँख होते हुए भी अंधा हो गया है। कवि इस समस्या से काफ़ी ही चिंतित है। उसे लगता है कि दुनिया जल्द ही समाप्त हो जाएगी। वृक्ष को काटना अपने आप को मृत्यु के मुंह में डालने की जैसा है। ठंडी छांव देने वाला वृक्ष आज मनुष्य के निष्ठुरता के कारण काटे जा रहे हैं। अंत में कवि कहना चाहता है कि यदि समय रहते हुए इन समस्याओं का निजात पाने के लिए यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो जीव जगत का स्वतः विनाश हो जाएगा और तमाम मानव जीवन का स्वतः विनाश हो जाएगा। देखिए, अब अगला सवाल कहता है, ढहते विश्वास चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया कि सातकोड़ी होता ने अपने कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास ही क्यों रखा। तो आसानी तरीके से बता दीजिएगा कि रचना भाव का मुख्य द्वार शीर्षक होता है। रचना भाव का यदि मेन जो द्वार होता है, मुख्य द्वार जो होता है, वो शीर्षक होता है। शीर्षक रचना की गुरुत्वता एवं व्यापकता को प्रियलाक्षिता करती है। शीर्षक का चयन मुख्यतः घटना पात्र, घटनास्थल, उद्देश्य एवं मुख्य विचारक बिंदु के आधार पर करता है। विद्वानों के अनुसार माने तो शीर्षक की सफलता औचित्य एवं मुख्य विचार, सार्थकता उसकी लघुता एवं भाव व्यंजना पर निर्भर करती है। आलोच्य कहानी का शीर्षक इस कहानी के मुख्य चरित्र से जुड़ा हुआ है। पूरी कहानी पर लक्ष्मी का व्यक्तित्व और कृतित्व का छाया हुआ है। महानता करने वाली लक्ष्मी पति से दूर रहकर अपना भरण पोषण कर लेती है। पति द्वारा भेजी गई राशि से उसका घर का खर्च नहीं चल पाता है। अतः वह तहसीलदार साहब के घर पे जाकर बेटा बेटी का पालन पोषण करती है।
उसे गांव में बाढ़ आने का भय भी लक्ष्मी और उसके गांव के लोगों को ज़्यादा आत्मविश्वास खो जाता है। शायद लेखक का मन बैठ गया। अंत में उपयुक्त दृष्टांतों को स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कहानी का शीर्षक साक्षात्कार समीचीन है। अगला सवाल कहता है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पप्पाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती थी। देखिए, अस्पताल में कर्मचारी खाना पूर्ति करने में व्यस्त थे, यानी अस्पताल के जो कर्मचारी थे ना, वे अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में व्यस्त थे। उनके हृदय में मानवता सहिष्णुता का भाव नहीं था। उनके अंदर क्षमा का या माया का या सहिष्णुता का या इंसानियत का मानवता का कोई भाव ही नहीं था। गरीब तबके के लोगों पर उनका कोई ध्यान नहीं रहता था, यानी वहाँ के जो भी डॉक्टर प्राधिकारी लोग थे उनके गरीब के लोगों पर कोई ध्यान नहीं रहता था। हर कर्मचारी अपना काम दूसरे पर सौंप देते थे। बेड खाली होने का बहाना बनाकर पप्पाती को सुबह लेने के लिए कहा जाता था। अस्पताल प्रशासन के लापरवाही के कारण पप्पाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है। अब अगला सवाल कहता है, पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को ही क्यों मानते हैं। देखिए, पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते थे। जब कभी भी नाच देखती थी तो बिरजू महाराज पूछते थे कि गलत तो नहीं कर रहा हूँ माँ। तो माँ कहती थी, नहीं बेटा, तुम जो अपनी पिता की तस्वीर हो ना, बैठने उठने बोलते नृत्य करने वाला सारा कुछ तुम्हारे पिता का ही है। इस प्रकार बिरजू महाराज माँ बराबर जज के रूप में निर्णय देकर बेटे को प्रोत्साहित करती है। अब अगला सवाल करता है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संतु मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था ताकि मछली को जिंदा होकर बड़ा हो सके। अगला सवाल करता है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए। देखिए, बाल जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को जीतना, सत्य से असत्य को पराजित करने की कला, परिचित हो तथा अहिंसा से हिंसा पर विजय प्राप्त करने की बल अपने भीतर पैदा करना महात्मा गांधी के हिसाब से सबसे बड़ी शिक्षा है। अगला सवाल करता है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देती हैं। आसान शब्द में लिखेगा, जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। परंपरा पेशों व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वह अपने कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लेता है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। आसानी तरीके से लिखिएगा कि जब वाणी बाह्य आडंबर से संपन्न होकर राम नाम को त्याग देती है तब वह विष के समान हो जाती है। कोई ऐसी वाणी बोली जाए जिससे आगे वाले यानी सामने वाले व्यक्ति को उससे बहुत बुरा लगे, उससे बहुत हानिकारक पहुँचे, तो ऐसे में वाणी विष के समान हो जाती है। राम नाम अतिरिक्त उच्चारित होने काम क्रोध मंद लोभ इत्यादि परिपूर्ण होती है। ऐसे व्यक्ति का जो वाणी होता है वो विष के समान हो जाता है। अब देखिए, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। अभी हम बता दिए थे कि बहादुर के पिताजी भी इतना ही थे। उनकी माँ से ही घर को चलाती थी, जो स्वभाव में गुस्सैल होने के कारण बहादुर को बहुत मारती पीटती थी। एक दिन जब उसने अपने भैंस को पीटे जाने के कारण बहादुर को बहुत बेदर्दी से मारा पीटा गया, वह तंग आकर घर से बाहर भाग निकला। इस प्रकार से बहादुर की कहानी का चित्रण हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सेट का VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।